Namaste. Welcome to Blessing Radio with Commander Uncle. As I have said many times, this program is about celebrating lives, celebrating the spirituality in life, and celebrating the divine that resides in all of us. आज के प्रोग्राम की शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी से करूंगा। एक साधु अपने आश्रम में रहते थे और पड़ोस का किसान अपनी गाय को लेकर आश्रम पहुंचा और शिष्यों से कहा कि ये गाय मैं चाहता हूं आश्रम में रहे और आप इसकी मुझे आज्ञा दीजिए। शिष्य भाग के गुरु के पास पहुंचे और साधु जी से कहा कि महाराज, पड़ोस का किसान अपनी गाय देने आया है। साधु ने कहा, बेटा जल्दी से रख लो, पूरे आश्रम को दूध पीने को मिलेगा। एक महीने बाद किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वापस लेने के लिए आ गया। मुझे मेरी गाय वापस चाहिए। शिष्य फिर पहुंचे अपने गुरु के पास, का महाराज वो तो गाय वापस लेने आया है। तो साधु ने कहा कि बेटा जल्दी से वापस दे दो, गोबर से पीछा छूटेगा। There is a lesson for us. जिन्हें दूध चाहिए उन्हें गोबर उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। एब्सोल्यूट सेंस में कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको सुख चाहिए यानी दूध चाहिए, तो दुख तो आपकी जिंदगी में गोबर की तरह से आ ही जाएंगे। कितनी सारी संगत जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ वो पूछते हैं कि अंकल हमारी लाइफ में तकलीफ क्यों है? ये वो गोबर है जो उठाना है क्योंकि हमने अपने गुरु से दूध मांगा, और ये प्रॉब्लम मांगने वाले की हमेशा रहेगी। एक कारण था जिस वजह से गुरु जी ने कहा था गुरु को मांगो मत, मान लो। मानने वाले को इस दूध और गोबर के चक्कर में नहीं पड़ना। जिसने मान लिया उसने मान लिया। और ऐसी डिवाइन सोल भी होती है जो गुरु से जुड़ते तो है लेकिन मानते नहीं, और वो जो मिलता है उसको गुरु के प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं और खुश रहते हैं बिना खुशी मांगे हुए। ऐसी ही एक डिवाइन सोल, ऐसी ही एक जिन्हें हम लोग महाराज की भाषा में रसिक वैरागी कहते हैं, आम जिंदगी जीते हुए लेकिन अंदर से वैराग्य रखते हुए गुरु महाराज से जुड़े हुई एक डिवाइन सोल हमारे साथ है। मैं चाहता हूं कि आपका इंट्रोडक्शन में राधिका चोपड़ा जी से कराऊं, जो एक क्लासिकल सिंगर की तरह से ट्रेनिंग लेने के बाद गजल सिंगिंग में आई, और वो भी वो गजल जिसे आप ट्रेडिशनल गजल कहते हैं, वो गजल जो आपको रोज सुनने को नहीं मिलती। उसको आज की तेज दुनिया में शायद हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हुए जो उस ट्रेडिशन को, जिसे शायद रिवायती गजल कहें, उस ट्रेडिशन को अलाइव करके रखे हुए हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ हैं और हम उनसे, उनके बारे में और उनकी जिंदगी के बारे में उम्मीदें सुनने को मिलेगा। स्वागत करते हैं राधिका चोपड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी शुरुआत अपने शुरू के समय से और किस तरह की आपकी जर्नी रही है उसे करें। आपको थैंक यू नहीं कहना है, थैंक यू मुझे कहना है। शुक्रिया मेरा बनता है कमांडर अंकल आपका और चरणजीत का, कि आपने इतने लोगों में से अगर चंद लोगों को चुना है और उन चंद लोगों में मेरा भी शुमार है। सो आई एम द चोजन वन। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं नाचीज़ हूँ, इस काबिल तो नहीं हूँ कि मैं कुछ कह पाऊँ,
लेकिन फिर भी आपने मुझे याद किया और आप मेरी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं और लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा जर्नी, तो जर्नी की शुरुआत तो बचपन से ही होती है। जी। छोटे से शहर की हूँ, छोटा सा शहर, छोटा सा घर, लेकिन बड़ा परिवार। जम्मू से हूँ, जम्मू में पैदा हुई, वहाँ पली बढ़ी और बचपन का नाम आते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो जब बचपन का नाम आते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो वहाँ समझ जाना चाहिए कि बचपन बेहद खूबसूरत था। क्या बात। बहुत ही खूबसूरत बचपन था। इतनी खूबसूरत यादें हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। पैसा नहीं था, लग्जरीज नहीं थी, बंगला नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, नौकर चाकर नहीं थे। सिर्फ एक चीज थी, प्यार, मोहब्बत, खुशी, हंसी, संगीत, कला और माता पिता में एक अजीब किस्म की क्या कहूँ, टुगेदरनेस, यूनिटी बहुत कम देखने को मिलती है। आज मैं कहीं भी जाती हूँ, स्कूल वगैरह में जैसे मुझे इनवाइट किया जाता है या बच्चों के पेरेंट्स से मिलती हूँ तो उनसे यही कहती हूँ कि अपने बच्चों को खूबसूरत यादें दीजिए, क्योंकि उसका असर आगे चलकर ज़रूर होता है। आज अगर लोग मुझे कहते हैं कि आप बड़ी काम दिखती हैं, बहुत लोग कहते हैं कि आप बहुत काम है, तो मैं समझती हूँ ये इसलिए हूँ क्योंकि मेरा बचपन बहुत अच्छा था। बचपन डिस्टर्ब्ड होता है ना, तो इंसान ज़िंदगी भर डिस्टर्ब रहता है। वो उसके चेहरे पे उसकी पूरी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं एनग्रेव हो जाता है। आप फिर आगे चलकर कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, आप नाम कमाएं, शोहरत, पैसा, दौलत, व्हाटएवर, लेकिन वो जो बचपन की जो यादें होती हैं वो आपकी पर्सनालिटी में डेफिनेटली दिखाई देती। उस कमी की भरपाई नहीं होती। जी। तो मैं समझती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, अगर मैं खुश हूँ, कंटेंटेड हूँ और काम हूँ, दिस इज़ ऑल थैंक्स टू माई पेरेंट्स। उनकी खूबसूरत परवरिश। तो यह है कि घर में संगीत का माहौल था। दोनों पेरेंट्स को गाने का शौक था। माँ ऑल इंडिया रेडियो जम्मू से जुड़ी हुई थी। शी इज़ अ राइटर, शी यूज्ड टू बी अ ड्रामा आर्टिस्ट। पहले थिएटर भी करती थी, फिर रेडियो से जुड़ गई एंड माशाल्लाह टुडे शी इज़ 91, शी इज़ गोइंग टू बी 91 सून। और आज भी सिर्फ पढ़ाई लिखाई और कविता और संगीत की बात होती है जब मैं उनसे फ़ोन पे बात करती हूँ, और कोई बात नहीं होती। तो वो सब जो चीज़ें थी, और फादर को संगीत का इतना शौक था कमांडर अंकल कि वो बियॉन्ड अ पॉइंट किसी इंसान से ना संगीत से ज़्यादा फिर वो बात कर नहीं पाते थे। जैसे उन्हें पता चलता था कि हाँ ये इंसान कला से जुड़ा है, संगीत से जुड़ा है, देन ही वुड बी द हैप्पीएस्ट मैन, और फिर वो घंटों बात कर सकते थे। तो गालिब के बड़े मुरीद थे, तो हमें बचपन में गालिब की पोइट्री सुनाया करते थे। समझ बिल्कुल नहीं आती थी, एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आता था, लेकिन वो सुनाते रहते थे। बेगम अख्तर को सुनते थे, के.एल. सहगल को सुनते थे। अब वो आवाज़ें जो थीं वो कानों में पड़ी हैं बचपन से, और जैसा मैंने कहा उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आता था, आज समझ आता है। आज वो जो यादें हैं उनकी वजह से आज मैं जहाँ हूँ, जो बन पाई हूँ, वो उन यादों की वजह से है। और उर्दू मेरी शुरू से अच्छी थी क्योंकि जम्मू कश्मीर में पली बड़ी, तो उर्दू वहाँ है, वहाँ के माहौल में उर्दू है, वहाँ की फ़िज़ाओं में उर्दू है। और फादर की वजह से कुछ असर हुआ, तो उर्दू से शुरू से मोहब्बत रही और बड़ा लगाव रहा इस ज़बान से मुझे। तो एक वो भी वजह थी कि आगे चलकर मैं गज़ल के साथ जुड़ी। लेकिन जहाँ तक बचपन की बात करूँ तो बचपन की यादें बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं। एक दो यादें शेयर कीजिए ना। जैसा मैंने कहा कि घर में माहौल संगीत का था,
तो हम लोग जब बैठते थे हम सिर्फ संगीत की बात करते थे, और रेडियो का ज़माना था जी। तो रेडियो सुनते थे, और माँ ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी थी तो रेडियो सुनना, इकट्ठे बैठ के ड्रामे सुनना या फिर म्यूज़िक के प्रोग्राम सुनना। घर पे कलाकारों का आना जाना था माँ की वजह से, तो वो एक अच्छी कॉन्वर्सेशन सुनना, अच्छी बातें सुनना। जब कलाकार लोग घर में आते हैं और इकट्ठे होते हैं तो फिर एक अलग दुनिया के लोग होते हैं ना, इस दुनिया के लोग नहीं होते। तो इन सब चीज़ों का असर कहीं ना कहीं बहुत हुआ। और फिर मैंने पढ़ाई लिखाई भी अपने जम्मू में की, ग्रेजुएशन तक मैं वहीं थी। म्यूज़िक वाज वन ऑफ माय सब्जेक्ट्स इन बीए। हम लोग क्या पास कोर्स हुआ करता है, ऑनर्स नहीं होता जम्मू में, जम्मू कश्मीर में, तो उसमें वन ऑफ द सब्जेक्ट्स वाज म्यूज़िक। और फिर क्योंकि पढ़ाई आगे म्यूज़िक में ही करना चाहती थी, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन म्यूज़िक में नहीं है, तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो बाहर निकलना था, और फिर मैं दिल्ली आई। दिल्ली आके मैंने अपनी आगे की पढ़ाई MA MPhil PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी से म्यूज़िक में ही की। तो ये एक बचपन से लेकर और आगे यूनिवर्सिटी तक आने का जो है ये सिलसिला रहा। और पेरेंट्स बड़े इनकरेजिंग थे। हालांकि जम्मू मैं समझती हूँ छोटी जगह है तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच है, लड़कियों को इतनी इजाज़त बाहर आने की बहुत कम ही दी जाती है। लेकिन उस दौर में मेरे पेरेंट्स ने मुझे इजाज़त दी और कहा कि बिल्कुल जाओ, खुशी से जाओ, एंड स्प्रेड योर विंग्स, स्काई इज़ द लिमिट, जो करना चाहती हो करो। तो हर चीज़ में खुली छूट दी बस माँ बाप ने, और क्या कहूँ इससे ज़्यादा। और आशीर्वाद के साथ छूट मिली तो उस आशीर्वाद के साथ ग्रो किया, तो आज चाहें आज हिंदुस्तान की जो कहना चाहिए, अगर मैं जैसे चरणजीत हमें बता रहे थे 5 टॉप की ट्रेडिशनल सिंगर्स में आपका नाम है। बहुत शुक्रिया, ये तो ऊपर वाले का फजलो करम है जी, मेरा ऐसा मानना नहीं है। हाँ, मैं चंद उन कलाकारों में से हूँ, उन फनकारों में से हूँ जो बहुत अलग किस्म का गाना गा रहे हैं। मैं यूजुअल जो आजकल गज़ल गायकी है जो कि बहुत अच्छी है, मैं नहीं कह रही कि वो ख़राब है, या जिसमें वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंटेशन है। और मैं जगजीत सिंह साहब की इतनी बड़ी फ़ैन खुद रही हूँ, और उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था ये वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा गज़ल में, और बड़ी खूबसूरती से ऐड किया, उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरी तालीम और तरबियत पद्मश्री श्रीमती शांति हीरानंद से हुई, जो कि बेगम अख्तर की शागिर्द थी, तो क्योंकि मैंने उस तरह का गाना सीखा और वो मेरे दिल को इतना भा गया कि मुझे लगा कि मुझे आगे चलकर यही गाना गाना है और मुझे इस विधा को आगे बढ़ाना है। कोई प्रेशर नहीं आया कि सक्सेसफुल होने के लिए किस तरह का गाना ज़रूरी है? प्रेशर तो नहीं, सजेशंस आई, लोगों की सजेशंस आई और एडवाइस कह सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, कि आप कहाँ उलझ गई हैं, किसको इंटरेस्ट है, कौन सुनने वाला है, कौन आजकल इसको समझने वाला है। लेकिन बात तो मेरी है ना, बात अभी लोगों की नहीं है। नहीं। बात मेरी है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस चीज़ में खुशी मिल रही है, मैं क्या करना चाहती हूँ। अब हर वक्त आप लोगों का और दुनिया का और पैसे का ही सोचते रहेंगे तो फिर तो आप उसी झमेले में फंस जाएंगे जिसमें दुनिया फंसी हुई है। तो यहाँ बात कुछ अलग थी। यहाँ मैं चाहती थी, मुझे ऐसा लगा कि ये विधा धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो रही है, लुप्त हो रही है, और कोई तो हो जो इसे संभाल के रखे और जो इसे लोगों तक पहुँचाए। देखिए, परोस के तो देना है ना कमांडर अंकल। अब आगे आप उसे खाएं ना खाएं, आपको पसंद आए आप अगली बार उसे ऑर्डर करेंगे, आपको नहीं पसंद आएगा आप अगली बार नहीं खाएंगे।
लेकिन परोस के तो दीजिए थाली में, बिल्कुल, तो ये ऑप्शन भी तो हो। ऑप्शन हो। तो मेरा शुरू से यही रहा कि मैं ट्रेडिशनल स्टाइल लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। आगे वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं, ये उन तक है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है, लेकिन इस विधा को जिंदा रखना जरूरी है। इस विधा को जिंदा रखना ज़रूरी है। और आज तक के एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर जी। करना चाहूँगी। मैं किसी के यहाँ गाने गई थी, तो वो बार बार मुझे फ़ोन करके ये कह रही थी कि आप ना थोड़ा हल्का फुल्का रखिएगा, क्योंकि हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं वो इतना समझेंगे नहीं। मैं सुनती रही, मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है। तो अब धीरे धीरे टाइम के साथ कमांडर अंकल मैंने अपने रेpertoire में कुछ लाइट चीज़ें भी जोड़ी हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। जी। आगाज़ जो है, शुरुआत सिर्फ गज़ल से की थी और रवायती गज़ल से की थी, लेकिन जब पूरी दुनिया में घूमी तो मुझे भी ये बात महसूस हुई कि सिर्फ गज़ल से शायद काम ना चले, ना चले। तो आपको एक तरह की केटरिंग हो गई है। यू हैव टू केटर टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, यू नो। और ख़ास तौर पे बाहर जब मैं जाने लगी और मेरी गुजराती ऑडियंस और मेरी बंगाली ऑडियंस, तो वो चाह रहे थे कहीं थोड़ी सी कुछ ठुमरी दादरा ऐड हो जाएं, या कहीं कुछ पुराने हल्के फुल्के सैगल साहब की चीज़ें, या कोई फिल्मी गाने, फिल्मी गज़लें मैं कहूँगी। मैंने वो ऐड की हैं, डेफिनेटली की हैं, और जानबूझ के की हैं, किसी प्रेशर में नहीं, लेकिन फोकस वही रहा। फोकस वही रहा। तो खैर मैं उनके यहाँ जब पहुँची तो मैंने उनके गेस्ट से बातचीत की, मैंने शुरुआत की और मैंने कहा जी कि आप मुझे सिर्फ 1 घंटा दे दीजिए, 1 घंटा मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो मैं गाना चाहती हूँ। 1 घंटे के बाद फिर जो आप कहेंगे वो मैं सुनाऊँ। मैं 2-2.5 घंटा अक्सर गाती हूँ, 3 घंटा भी हो जाता है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। अब मैंने 1 घंटा उनको रवायती अंदाज की गज़लें सुनाई, पुराने स्टाइल की और सब। अब 1 घंटे बाद जब मैंने उनसे पूछा कि अब आप बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं, उन्होंने कहा हम सिर्फ और सिर्फ यही सुनना चाहते हैं। आप हमें कोई फिल्मी गज़ल ना सुनाइएगा, कोई हल्की फुल्की चीज़ ना सुनाइएगा, यही सुनाइए। और एक चीज़ और जो मैंने अपने स्टाइल में और अपने गाने में इनकॉर्पोरेट की है, वो ये है कि मैं साथ साथ मतलब बताती हूँ शेर का। बहुत ज़रूरी है। जी, कहीं कोई मुश्किल जैसे कोई लफ्ज़ होता है या कोई मुश्किल अल्फाज होते हैं, साथ साथ मतलब बता दिया तो मज़ा दुगना हो जाता है, समझ भी आता है। जी। तो जैसे गालिब की गज़ल में गाती हूँ कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, यानी मेरी कोई उम्मीद पूरी नहीं होती और किस तरह पूरी हो इसकी कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो इसका एक शेर है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है। अब मुअय्यन अगर आपको नहीं समझ आया तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि मुअय्यन का मतलब है तय, फिक्स्ड। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, तो मज़ा दुगना हो गया। बिल्कुल। सिर्फ इतना ही करना है कि वो मुअय्यन का मतलब आपको लोगों को बताना है, बस। या जैसे किसी एक बड़े खूबसूरत शेर में नशेमन लफ्ज़ आता है, तो नशेमन नहीं लोग जानते तो घोंसला, नेस्ट। जैसे ही नशेमन का मतलब बताया तो शेर का मज़ा दुगना हो गया। तो ये मेरी एक कोशिश रहती है कि पुराने शायरों का कलाम, पुराने शुरा जो हमारे उस्ताद शायर हुए, गालिब हुए, मीर हुए, ज़ौक़ हुए, जिगर हुए, बहादुर शाह ज़फ़र हुए, इनका कलाम लोगों तक पहुंचाया जाए और साथ साथ मतलब समझाया जाए, तो बस फिर वो इतना मज़ा आता है लोगों को कि हाँ अब हमें शेर समझ आ गया, तो अब हमें बहुत अच्छी लग रही है ये गज़ल। तो ये एक चीज़ मैंने और ऐड की है अपने स्टाइल में, जिसे लोग बहुत बहुत ही चाहते हैं और बहुत मुझे प्यार और मोहब्बत मिलती है इस वजह से, क्योंकि मैं साथ साथ मतलब समझाती हूँ। हमारे यहाँ ये मानते हैं और मैं जनरली मानता हूँ कि ये जो फाइन आर्ट्स हैं, ये या तो आपको तब आती है जब आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी हो किसी न किसी रूप में, या जब आप इसका रियाज शुरू कर देते हैं तो स्पिरिचुअलिटी अंदर आ जाती है।
तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है देखिए, इसे हम गॉड्स गिफ्ट कहते हैं। जी। तो वो वहीं से पता चल जाता है, गॉड्स गिफ्ट यानी ऊपर वाले ने आप पर मेहरबान होकर आपको ये उपहार दिया है। हर इंसान को नहीं दिया। देयर आर फ्यू चोजन वंस। इतने लाखों करोड़ों में कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास ये विधा आती है, ये कला आती है, और ये इनबॉर्न होती है। ऊपर वाला देता है, ऊपर वाला ही देता है, वरना तो आ ही नहीं। ये सीखा नहीं जा सकता। ये सीखा नहीं जा सकता। अगर आपके अंदर है, आप उसको पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि करोड़ों रुपया देके मैं आपके गले में सुर डाल दूं, नहीं हो सकेगा। सुर और ताल तो जब तक ऊपर वाला नहीं देगा तब तक नहीं होगा। तो हालांकि ट्रेडिशनली पेरेंट्स से गाइडेंस मिली, वो एनवायरनमेंट मिला, पर ये ऊपर वाले की मेहर थी जी, जिसकी क्योंकि देखिए हम 5 बहन भाई जी सभी सुर में गाते। मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई भी बेसुरा है हमारे घर में, क्योंकि वो पेरेंट्स के अंदर था तो 5 बहन भाइयों में आया। लेकिन ऐसा क्यों कि सिर्फ एक मैंने सीखा, बाकियों ने नहीं सीखा? ऐसा क्यों कि सिर्फ मैं इस फील्ड में आगे बढ़ी, बाकी नहीं बढ़ पाए? ऐसा क्यों कि मैं ही स्टेज पर आई और मैंने इसे एज अ प्रोफेशन अपनाया, मैं इसे उस लेवल तक ले गई कि आज मैं पूरी दुनिया में गा रही हूँ? तो इसका मतलब कि ऊपर वाले ने मुझे चुना है ना, तो उन 5 में से मुझे चुना ना। और म्यूजिक तो मेरा ख्याल है म्यूजिक का दूसरा नाम ही स्पिरिचुअलिटी है। बिना स्पिरिचुअलिटी के म्यूजिक हो ही नहीं सकता। आप जब सुर लगाते हैं, आप जब रियाज करते हैं और सच्चा सुर लगाते हैं, तो सभी कहते हैं कि आप ऊपर वाले से जुड़ जाते हैं। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। मैं जब संगीत, आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम ऑन स्टेज, जब गा रहे हैं जी। मैं 2 सिचुएशंस में बहुत हैप्पी होती हूँ। आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम विद माय चिल्ड्रन, जब मैं अपने बच्चों के साथ होती हूँ, आई एम द हैप्पीएस्ट। एंड आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। और उसमें अगर सुर अच्छा लग जाए और वाहवाही मिल जाए तो आप सीधे जुड़ जाते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। मुझे ये बात कई बार सुनने मिली है कि हालांकि आप स्टेज पे होते हैं, लेकिन जब सुर लग जाता है और जब आप गा रहे होते हैं तो एक पॉइंट पे आपके आसपास कोई नहीं होता जी, आप होते हैं और वो होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अकेले रहते हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने। शुरू में ज़रूर होता है कि आपको ऑडियंस को एंगेज करना है, आपने उनको बांधना है, और जब वो एक बार हो जाता है उसके बाद आपके आसपास कोई नहीं होता, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सिर्फ आप होते हैं और वो होता है, और एक डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। जो वो गवाता है वो आप बस। और जिस दिन वो ना चाहे तो ये भी हो सकता है कि सुर नहीं भी लगता, उस दिन कुछ नहीं होता जी, उस दिन कुछ भी नहीं होता, ये भी होता है। और संगीत तो वैसे ही उर्दू में एक लफ्ज़ है लग्जिश, यानी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेल जी ना, ये लग्जिशों का काम है। जिस दिन उसने चाहा सुर लग गए, बात बन गई। जिस दिन नहीं चाहा बात नहीं भी बनती। ऐसा भी होता है। बड़े बड़े कलाकार होते हैं स्टेज पे, लेकिन बात ही नहीं बनती। बात नहीं बनती है। क्यों नहीं बात बन रही है? कलाकार तो वही है, रियाज भी वही है, तो कहीं वो इंटरवीन करता है। एक तरीके से म्यूजिक अपने आप में मेडिटेशन भी है, 100% तपस्या है। ये और इसका कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन लाइफ में होता ही होगा। 100%। तो आपकी लाइफ में किस तरीके से ये डिविनिटी मैनिफेस्ट हुई म्यूजिक के अलावा? देखिए, ऊपर वाले में आस्था, विश्वास, भरोसा पहले दिन से है। हालांकि घर में बहुत आर्य समाजी माहौल रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं कि आर्य समाज ऊपर वाले में बिलीव नहीं करता, तो करता ही है। तो मेरा भी वही रहा। ऊपर वाले में एक अजीब किस्म का विश्वास रहा कि बस, और हमेशा ऐसा लगा कि वो मेरे साथ है जी। शायद ज़रूरत महसूस नहीं हुई, या जब गई तो वो शांति नहीं मिली जो मैं ढूंढ रही थी, वो कनेक्ट नहीं बन पाया। कहीं कुछ था कि वो एक कमी रह गई। और मुझे मेरे अक्सर दिल में ये बात आती रही
कि मैं मंदिर क्यों नहीं जा पाती हूँ। और फिर मैंने अपने दिल को खुद यही समझाना कि सब तो कहते हैं कि आपके अंदर ही भगवान है, मन में ही मंदिर है, तो एक्चुअली मंदिर जाना ज़रूरी भी नहीं है। ये अपने आप को बहलावे होते हैं। जब आप कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं तो दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। वही बात है कि मैं अपने दिल को ये सोच के खुश करती थी कि, और जहाँ तक रही गुरुओं की बात या किसी गुरु से जुड़ना, और तो ये भी सच्चाई है कमांडर अंकल कि आई वॉज अ नॉन बिलीवर। आई वॉज अ नॉन बिलीवर जी। मैं आज तक नहीं समझ पाती थी कि लोग एक इंसान से कैसे जुड़ पाते हैं। भगवान से तो जुड़ना मैं समझती हूँ, जिसको देखा ही नहीं है उसके साथ आप जुड़ जाते हैं, लेकिन जिसको आप सामने देख रहे हैं और कोई गद्दी पे बैठा है, आप उसके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? How is this possible? You know? तो ये रवैया था। लेकिन जब उसने जोड़ना होता है ना, अगेन द चोजन वन मैं कहूँगी, जब वो आपको जोड़ना चाहता है तो फिर वो ऐसी ऐसी सूरत हाल बनती चली जाती है कि आप खुद ब खुद खींचे चले जाते हैं। आपको मालूम ही नहीं चलता कि आप कब जुड़ गए और आप बिलीवर बन गए। और बिलीवर भी ऐसे कि अब आप एक कदम भी उनके बगैर नहीं उठाते। वो आपने सुना ना, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, तो संत भी तो उसकी कृपा से ही मिलेंगे, और उस समय मिलेंगे जब उन्होंने डिसीजन लिया कि अब मिलने का समय है। You are now ready for divinity. Absolutely जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मेरे जैसा नॉन बिलीवर अगर खिंचता चला गया तो कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। और कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी में थोड़ी देर में समझ आते हैं कमांडर, ऐसा होता है। आपको लगता है कि आप बड़े फर्म हैं और आप अपनी सोच आपकी जो है वो बड़ी पक्की है, लेकिन ज़िंदगी जो है ये एक बड़ी खूबसूरत किताब है। ये ऐसी खुलती चली जाती है और आपको ऐसे ऐसे रंग दिखाती है कि आप खुद ब खुद उन रंगों में कैसे ढलते चले जाते हैं। तो आपके साथ जो ये चेंज आई जी, ये किन सर्कमस्टांसेस में आई और क्या हुआ? पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगी कि कब और कैसे हुआ, लेकिन कुछ था जो मुझे अपनी तरफ बहुत खींच रहा था और मैं नहीं चाह रही थी, मैं पीछे हट रही थी, लेकिन वो फिर मुझे अपनी तरफ खींचता ही चला जाता था और फिर मैं और पीछे हटने की कोशिश करती थी और खींचती चली जाती थी। तो जहाँ तक गुरु जी की बात है, तो मेरे एक दोस्त हैं जिनके यहाँ गुरु जी का बहुत सत्संग महीने में एक बार हुआ करता है। वो मुझे हर बार बुलाते थे, इनवाइट करते थे, और मैं नहीं जाती थी क्योंकि एक तो दूर था और मुझे कोई ऐसा ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं सोचती थी अब इतनी दूर, जब 5-6 मरतबा हो गया तो मुझे लगा कि अब वो ये सोचेंगे कि ये बहुत एरोगेंट हैं या गुरूर से भरी हैं कि मैं इतना बुलाता हूँ और ये फिर भी नहीं आती। मैं इस वजह से चली गई कि उन्हें बुरा ना लगे, तो चलिए इस बार मैं कोशिश करके चली जाती हूँ। आई थिंक दैट वॉज द चेंज इन माई लाइफ, क्योंकि वहाँ बैठ के, उस सत्संग में बैठ के जो मुझे पॉजिटिविटी मिली है, जो वहाँ की पॉजिटिव वाइब्स थी। आई ऑलवेज लुक फॉर पॉजिटिव वाइब्स। किसी के घर भी जाती हूँ ना तो पॉजिटिव वाइब्स ढूंढती हूँ, किसी के ऑफिस जाती हूँ तो पॉजिटिव वाइब्स ढूंढती हूँ। मेरे अंदर ये थोड़ी कुछ है, पॉजिटिविटी ढूंढती हूँ। जहाँ नेगेटिव कुछ दिखता है तो एकदम परे हट जाती हूँ, चाहे वो कोई इंसान हो या किसी जगह की वाइब्स हो, नहीं जोड़ पाती हूँ अपने आप को। तो वहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्स थी, आई थिंक सबसे पहले मुझे उन्होंने खींचा अपनी तरफ। It was a divine experience, absolutely divine. Can we say it was like love at first sight? It was love at first sight, yes. It was love. पीछे मुड़ के नहीं देखा? फिर तो पीछे मुड़ के देखने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि उस दिन गुरुजी ने मुझे वो नज़ारा दिखा दिया था जो वो मुझे दिखाना चाह रहे थे, जिसके लिए आपको बार-बार जिसके लिए मुझे बार-बार इनवाइट आ रहा था और मैं नहीं जा रही थी। वहाँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया आंखें बंद करके, और जो जैसा मैंने कहा कि जो एक अंदरूनी शांति
जो हर इंसान ढूंढता है, जो मुझे संगीत में तो मिलती है, लेकिन आप संगीत के अलावा भी उसे ढूंढना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। वो शांति, वो पीस, वो सुकून, वो पॉजिटिविटी मुझे वहां बैठ के मिल गई। मुझे लगा कि, और मैं खुद को डाउट कर रही कि ये क्या हो रहा है, मतलब व्हाट एम आई एक्सपीरियंसिंग। अभी भी मेरे अंदर हलचल चल रही है। ये दिल और दिमाग के बीच की कशिश है। हाँ, दिल और दिमाग के अंदर से एक वॉर चल रही है। मैं कह रही हूँ मैं क्यों इतनी खिंचती चली जा रही हूँ, क्या एक्सपीरियंस है ये। एनीवे, फिर मैं वहाँ से निकली तो मैंने ये सोचा कि मुझे एक बार तो गुरुजी के मंदिर जाना है, बड़े मंदिर मुझे जाना चाहिए। मैं देखूं तो सही कि ये दुनिया बात करती है, सारे कहते हैं बड़े मंदिर, तो अच्छा चलिए। और मैं, क्योंकि मंदिर, मैंने कहा ना कि मंदिर से मेरा थोड़ा शुरू से रहा कि मैं बहुत ज़्यादा मंदिर में नहीं जा पाई। मुझे दुख भी है इस बात का, शायद पता नहीं वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो, लेकिन ये अंदर रहा कि मैं मंदिर से नहीं रिलेट कर पाती हूँ, कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। और फिर मैं एक दिन, सर्दियों के दिन थे मुझे याद है, और मैं मंदिर चली गई। बड़ी मुश्किल मैंने ढूंढा, मुझे पता ना चले कहाँ है। फिर वो कहाँ गाड़ी लगाई, कहाँ से मैं वो बस में बैठी, समथिंग विच आई हैव नेवर डन इन माई लाइफ। लेकिन वो होता चला गया, जैसे संगत जा रही थी मैं भी साथ साथ चली गई। और फिर वही बात कि वहाँ अंदर जाके जो पॉजिटिव एनर्जी थी, जो डिविनिटी थी उस जगह की, जो वहाँ का माहौल था, जो सुकून था, जो शांति थी, जो पीस था, मुझे अंदर जाके लगा कि मैं इसी की तो तलाश में थी। मैं कहाँ कहाँ भटक रही थी, यही तो मुझे चाहिए था। यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर ऑल माय लाइफ। संगीत के अलावा, संगीत तो है ही, लेकिन उसके अलावा, जैसे मैंने कहा कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ, बस वो भी मैं यही कहूँगी कि एक पूरा जैसे गेम चेंजर जिसको कहते हैं जी, पता नहीं वो सही लफ्ज़ है या नहीं है, लेकिन वो एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसे मैं बार बार एक्सपीरियंस करना चाह रही थी कि ये एक्सपीरियंस मुझे फिर से चाहिए। वहाँ पे वो लंगर प्रसाद खाया और सब एक साथ बैठे हैं, खा रहे हैं, शांति है और सब एकदम बड़े तरीके से चल रहा है, यू नो, इन अ वेरी नाइस, वेरी ऑर्गेनाइज्ड नाइस वे। कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई खींचातानी नहीं है। और मुझे लगा कि यही तो मैं ढूंढ रही थी, यही मैं ढूंढ रही थी इतने सालों से, और ये मुझे यहाँ मिला। बस फिर उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ। फिर मुझे किसी ने बातों बातों में ये भी कहा कि जब आप गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तो शुरू में कुछ मुश्किलें भी आती हैं जिंदगी में। मैंने कहा अच्छा, ऐसा भी होता है। मैंने कहा अच्छा, चलिए ये भी देखते हैं क्या होता है। तो तब तक मैंने मंदिर जाना शुरू कर दिया था और गुरुजी से जुड़ने की वजह से मैं गुरबानी से भी जुड़ गई। मैं शब्द सुना करती थी, लेकिन ऐसे नहीं जैसे मैं अब सुनती हूँ। अब तो दिन की शुरुआत ही गुरबानी से होती है, शब्द कीर्तन से ही होती है। तो करीब 4 साल हो गए थे, मेरा यूएसए का कोई टूर नहीं बन रहा था और मैं सोच रही थी कि क्या हो गया। मैं हर साल यूएसए जाया करती थी, ये कैसे रोक लग गई एकदम से, क्या प्रॉब्लम आ गई कि यूएसए नहीं बन पा रहा है। सब जगह जा रही हूँ लेकिन यूएसए जैसे बिल्कुल बंद हो गया। तो 2020 में मेरा यूएसए का एक बहुत बड़ा टूर बना। 10 शहरों का टूर था, 1.5 महीने का कॉन्सर्ट टूर, और बहुत अच्छी अच्छी जगह पे बहुत अच्छे लेवल के कॉन्सर्ट्स। तो मैंने कहा चलिए, वेरी नाइस। दिल में कहीं भी आया कि अच्छा मंदिर जाने लगी हूँ तो शायद उस वजह से हो गया।
और मेरी एक दोस्त है अमेरिका में, तो उसने मुझे कहा कि तुम अमेरिका आ रही हो तो मेरे लिए एक गुरुजी का स्वरूप लेती आना। मैंने कहा अच्छा, मेरे पास तो था नहीं तब तक, मैंने अभी स्वरूप वगैरह मेरे पास नहीं था, मैं सिर्फ मंदिर जाया करती थी। तो मैं अपनी बिटिया के यहाँ गई हुई थी और उनके यहाँ एक रिलेटिव आई हुई थी। मैंने उनसे कहा कि जी मुझे गुरुजी का एक स्वरूप चाहिए, मुझे अपनी दोस्त के लिए लेके जाना है। तो उन्होंने कहा अच्छा, आप 5 मिनट रुकिए। वो पास में ही रहती थी, वो गई और 5 मिनट में एक गुरुजी का खूबसूरत स्वरूप बड़े सुंदर पीले कपड़े में लिपटा हुआ, ये लीजिए। मैंने कहा अरे इतनी जल्दी, अभी तो मैंने कहा ही था, तो मैं कहीं से ले लेती। नहीं, ये आप ले जाइए। मैंने कहा ठीक है। मैं घर ले आई, मैंने सूटकेस वगैरह मेरे पैक हो रहे थे, मुझे 4 दिन में निकलना था। मैंने बहुत अच्छे से पैक किया। चलिए, मैं बातें करती थी गुरुजी से, तब भी आज भी करती हूँ। गुरुजी कहीं ना कहीं एक दोस्त भी है ना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिल की बात जो आप किसी से नहीं कर पाते, वो मैं गुरुजी से कर पाती हूँ और डेली बेसिस पे करती हूँ। कोई भी छोटी से छोटी बात होती है तो कहते गुरुजी ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो ऐसा लगता है कि वो सुन रहे हैं और वो जवाब भी देते हैं, आपको जवाब मिलते हैं। मैंने वो पैक किया और तैयारी हो गई। 10 तारीख की दिवाली आ गई, मेरा पासपोर्ट नहीं आया था। 11 की रात को ट्रैवल करना है और मैं कॉन्स्टेंटली आई एम इन टच विद माई ऑर्गेनाइजर्स इन द US। जी पासपोर्ट नहीं आया। 10 तारीख की होली आ गई, 10 मार्च की, तो होली आ गई, छुट्टी हो गई, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, अब क्या करें? अच्छा चलिए देखिए कल तक मिल जाएगा, कल तक ना मिला तो चलिए हम आपकी फ़्लाइट 12 की कर देते हैं। एक दिन और आगे बढ़ा दिया, 14 का मेरा पहला कॉन्सर्ट है और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं 12 को ट्रैवल करके जेट लैग और सब करके और मैं 14 को कैसे परफॉर्म करूंगी, लेकिन अब कोई चारा ही नहीं है क्योंकि पासपोर्ट ही नहीं है। अब 11 की शाम तक पासपोर्ट नहीं आया, 12 को पासपोर्ट आ गया और 12 की रात को मुझे फ्लाइट पे चढ़ना है। लेकिन कोविड का इतना एक अजीब सा माहौल बना हुआ है कि चारों तरफ आपको खबरों में सुनने मिल रहा है कोविड 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 कोविड, कोई कोविड नाम की चीज़ आई है और अब मैं घबरा भी रही हूँ और मैं परेशान हूँ, क्या करूँ। मेरी फ़्लाइट वाया इटली है और इटली सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था, वर्स्ट हिट वॉज इटली एट दैट टाइम। मैं अपने ऑर्गेनाइज़र को कॉल कर रही हूँ कि जी मैं वाया इटली नहीं आऊँगी। उन्होंने कहा नहीं, आपकी फ़्लाइट अब वाया एम्स्टर्डम हो गई है। अच्छा चलिए, कश्मकश चल रही है और मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ, कुछ नहीं है, स्वरूप नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो पैक हो गए, सूटकेस में पैक हो गया उनका स्वरूप। मैं कह रहे हैं गुरुजी देख लेना आप, अब मुझे रात को फ्लाइट पे चढ़ना है। शाम को फ़ोन आ जाता है ऑर्गेनाइज़र का कि राधिका जी वी आर कैंसलिंग द टूर। अब मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा कैंसल, पूरा टूर कैंसिल हो गया, समथिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। बहुत, मैं इसको कहते हैं निराश हुई, दिल टूट गया कि इतना लंबा टूर, इतना बढ़िया टूर, लाखों का नुकसान भी हुआ, चलिए पैसे की कोई बात नहीं। लेकिन अब मैंने अनपैक किया, गुरुजी का स्वरूप निकला, मैंने अपनी कबर्ड में रख दिया और कहीं ना कहीं मेरे मुंह से ये बात निकली। मैंने कहा गुरुजी आप अच्छे मेरे घर आए। घर में आते ही मैंने कहा मेरा तो आपने पूरा टूर ही कैंसिल कर दिया। 4 साल बाद मेरा एक टूर बना और वो कैंसिल। अभी तो आप अंदर आए ही हो मेरे घर में। एनीवे, बात खत्म हो गई। अब हमें नहीं पता था कि इसके पीछे क्या कहानी है। हमें लगा कि थोड़े दिन की बात है, 20-21 दिन के लिए लॉकडाउन हुआ था, 20-21 दिन में प्रॉब्लम आई है, चली जाएगी। अब ये तो किसी को नहीं पता था ना कि फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी, दुनिया बंद हो जाएगी, 6 महीने के लिए सब कुछ बंद हो जाएगा। और आप चले जाते तो अटक जाते। अब आप सोच लीजिए कि गुरुजी ने घर आके हाथ दे के जैसे मुझे बचाया। ये गुरुजी ने ही किया कि मुझे उन्होंने बचा लिया। अगर मैं उस फ्लाइट पे चढ़ जाती या पासपोर्ट जल्दी आ जाता जी, तो मैं 6 महीने के लिए
6 महीने के लिए, शायद उससे भी ज़्यादा, कहीं यूएसए में अटक जाती। और मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ 3 म्यूजिशियंस थे, वो भी अटक जाते। मैं तो कर लेती कि जैसे तैसे गुजारा, मेरे बहुत दोस्त हैं सब हैं, उनको कहाँ जाती, वापस कैसे आते, वापसी की फ़्लाइट पता नहीं 6 महीने में मिलती, 7 महीने में मिलती, 8 महीने में मिलती, मुझे नहीं मालूम। ये चीज़ें बाद में समझ आती हैं कभी। तो मुझे उस वक्त तो लगा कि आपके आते टूर कैंसिल हो गया, लेकिन दरअसल वो क्या था, उन्होंने तो मुझे हाथ देख के बचाया, आते ही मेहर हो गई। आते ही मेहर हो गई। और फिर कोविड का सिलसिला शुरू, और फिर आपको पता है दुनिया में क्या तहस नहस हुई, क्या बर्बादियां हुई, क्या कुछ हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा। 6 महीने बाद मेरे घर में भी कोविड आया, और बहुत मुश्किल समय आ गया, फिर से बहुत मुश्किल वक्त आ गया। समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। एक के बाद एक इतनी बुरी रिपोर्ट्स आने लगी, हेल्थ इश्यूज, इतने सिवियर हेल्थ इश्यूज की रिपोर्ट्स घर में आने लगी। लेकिन बस गुरु महाराज, मैंने कहा अब आप ही देखोगे, मुझे कुछ नहीं पता। और उन्होंने देखा, और उन्होंने देखा और देखा और ऐसा देखा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, फूल की तरह निकाल लिया। प्रॉब्लम आने भी ज़रूरी है, वही बात के उतार चढ़ाव ज़रूरी है। उतार नहीं आता तो आपको चढ़ाव की वैल्यू नहीं पता चलती जी। तो प्रॉब्लम्स तो देखिए आनी है, वो तो, और जो आपका, जैसे गुरुजी भी कहते थे, जो आपका कार्मिक लेन देन है वो सेटल होना है, वो तो करना ही है ना, वो तो मुझे भोगना है, जो मेरा कार्मिक है उसको सेटल करना है। लेकिन अगर जब वो साथ में खड़े हो जाते हैं तो वो उसमें से आपको बहुत अच्छे से सेटल हो जाता है, बड़ी मोहब्बत से फूल की तरह निकाल ले। फिर डेल्टा आया, बुरा हाल, आपको मालूम है डेल्टा में तो हम लोगों ने क्या नहीं देखा, जो डिजास्टर हम लोगों ने डेल्टा में देखा वो मालिक किसी को ना दिखाए। फिर मेरे घर में कोविड आया, मेरे हस्बैंड को भी कोविड, बिटिया को भी कोविड। उनको मैंने जब वो 14 दिन का होता था आपको क्वारंटीन, जी, उनको दोनों को एक कमरे में बंद किया, और मैं अकेली अपने रूम में सोच में बैठी रहती थी कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूं, वक्त बिताना मुश्किल, गुरुजी क्या करूं। जैसे गुरुजी ने अंदर से एक प्रेरणा दी कि तुम लिखना शुरू करो। और मुझे मेरे अंदर तो लिखने का है ही नहीं, मैंने तो कभी लिखा ही नहीं, लेकिन मेरी माँ राइटर हैं, अच्छा, तो शायद वो अंदर कहीं था जो मुझे मालूम नहीं था। मैंने कहा अच्छा चलिए क्या लिखूं, भजन लिखती हूँ। और आप यकीन माने कि मैंने डायरी उठाई और पेन उठाया, उसके बाद तो हर दिन एक भजन हो ही रहा था। हर रोज मैं भजन लिखती जा रही थी, मैं नहीं लिख रही थी, गुरुजी लिखवा रहे थे। और मैंने सिर्फ गुरुजी के नहीं, मैंने माँ के बहुत भजन लिखे। तो मैंने बहुत भजन लिखे, गुरुजी ने लिखवाए, और मैंने माँ के भी बहुत भजन लिखे। और मेरे दिल में एक बात आई, मैंने कहा मैं जम्मू की रहने वाली हूँ, आज तक मैंने माँ के भवन पे नहीं गाया, ऐसा कैसे हो गया, मुझे कभी आज तक किसी ने बुलाया ही नहीं। तो वहाँ नवरात्रों में दिन रात प्रोग्राम होता है, सुबह शाम, और मोस्टली मुंबई से सब कलाकार आते हैं, माँ के भवन पे गाते हैं। और मैं जब माँ के भजन लिख रही थी तो मेरे जहन में ये बात आई, तो मैंने जैसे कहा कि मैं गुरुजी से हर बात करती हूँ, तो मैं ऐसे हंस के मैंने, गुरुजी का स्वरूप अब सामने ही है, तो मैंने कहा गुरुजी मेरी एप्लीकेशन लगा दो हुन। मैंने अब बहुत भजन लिख लिए हैं, अब तो मेरे पास अपना मटेरियल है, ये नहीं कि किसी की गाई हुई चीज़ें नहीं, कि मैं अनुराधा पौडवाल के गा रही हूँ या सोनू निगम के गा रही हूँ, ये किसी के नहीं, अपने हैं।
तो अब तो मेरे पास बहुत मटेरियल है। मैंने कहा मेरी भी आप एप्लीकेशन लगाओ कि ऐसे कैसे हो गया कि मैंने भवन पे गाया नहीं आज तक कभी। तो बात आई गई हो गई, और मैंने भजन कुछ रिकॉर्ड भी किए बाद में। जब सिचुएशन थोड़ी बेहतर हुई तो मैंने सोचा चलिए मैं इनको रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो मैंने 2 गुरुजी के भजन और 2 माँ के भजन प्रॉपर स्टूडियो में जाके मैंने रिकॉर्ड किए, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर उनको अपलोड किया। मुझे कॉल आ जाता है माँ के भवन से, अपने आप से। मैं जम्मू गई, एक शख्स से मुलाकात हुई जो जर्नलिस्ट थे, और मैंने उनसे भी ये बात कही। मैंने कहा जी अर्जी तो लगा रखी है, लेकिन मेरे दिल में ये बात है कि मुझे आज तक कभी नहीं बुलाया गया। अब डेफिनेटली ये हो सकता है कि उन्होंने वहाँ बोला हो, लेकिन वो मुझे मिले क्योंकि गुरुजी की वजह से। जरिया तो बनाना था ना गुरुजी ने किसी न किसी को, वो जरिया बन के आए। इतने सालों में आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिससे मैं ये बात कही हो और ये बात हो गई हो। और वो भी मुझे अजीब लगा कि ये शख्स मुझे अचानक जम्मू में मिल गया जो जर्नलिस्ट है, और जिससे मैंने ये बात कही। मैंने आज तक ये बात शायद किसी से कही नहीं थी, क्योंकि मेरे दिल में आ चुकी थी तो मैंने कही। खैर मुझे वहाँ से कॉल आती है कि ऐसे हम आपको बुलाना चाहते हैं, आपके पास कुछ रिकॉर्डेड है। अब अगर यही पिछले नवरात्रों में शायद आई होती कॉल, तो मेरे पास तो कुछ रिकॉर्डेड था ही नहीं। तो मैं उन्हें क्या कहती कि जी नहीं रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन वैसे है। अब तो मेरे पास रिकॉर्डेड था। उन्होंने कहा आपके पास कुछ है? मैंने कहा जी है, भेजिए। मैंने फ़ौरन भेज दिया। मैंने कहा ये लीजिए, और मुझे अगले दिन कॉल आ गई कि आप तीसरे नवरात्रि पे आइए और शाम के वक्त आप माँ के भवन पे गाइए। किसी के सामने ये बात की तो वो कहने लगे कोइंसिडेंस हो सकता है। अब तो देखिए जितने मुंह उतनी बातें, दिस कुड बी अ कोइंसिडेंस। आई सेड ओके, ठीक है, आपके लिए कोइंसिडेंस होगा, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि मेरे लिए, मैं जानती हूँ कि मैंने ये दिल से अर्जी कहाँ लगाई थी, और वो कहाँ से कहाँ पहुँची, और कहाँ से मुझे बुलावा आया, ये मैं जानती हूँ। तो आज ये आलम है कमांडर अंकल कि मैं हर प्रोग्राम से पहले भी गुरुजी को याद करती हूँ, और सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि गुरुजी इज्जत रख लेना, बस, और कुछ नहीं। और वो रखते, इज्जत रख लेना, जड़ा सुर लगावा ठीक लगे। क्योंकि एक आर्टिस्ट की जिंदगी में मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बदकिस्मती वो होगी जिस दिन उसका सुर नहीं लगेगा। सच। और जिस दिन सुनने वाला ये कहेगा कि अब वो बात नहीं रही। Oh God. Yes. That is the downfall of the artist. So there is a constant competition with your own self. कि आपको बेहतर से बेहतरीन होना है। You have to perform your best. जी, constantly evolve होना है। तो उसके लिए अब मैं अर्जी लगाती रहती हूँ, गुरुजी से कहती रहती हूँ कि आप बस जहाँ भी गा रही हूँ इज्जत रख लीजिएगा, मेरी इज्जत रखना गुरुजी। एक तो ये बात हो गई कि गुरु महाराज से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया जी, बातें होती हैं, आप सुनाती हैं, आपकी सुनी जाती है, आपकी अर्जी लगती है और उस एक्सेप्ट भी होती है। देखिए गुरु महाराज का जो आपसे कनेक्ट है उसको आप किस तरीके से देखती हैं, कैसे फील करती हैं, क्या रिलेशनशिप है ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। ये मुश्किल सवाल है क्योंकि मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या फील करती हूँ, लेकिन मैं बहुत कंप्लीट फील करती हूँ। गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद मैं बहुत कंप्लीट फील करती हूँ, मैं बहुत बेहतर फील करती हूँ। मुझे लगता है मैं एक बेटर इंसान बनी हूँ। अधूरापन खत्म हो गया। जी, मेरा अधूरापन खत्म हो गया, मेरी बेचैनी खत्म हो गई, मेरे पास जवाब हैं आज हर सवाल के। और जुड़ने का असली मतलब यही है
कि क्या आप एक बेहतर इंसान बने? बने। क्या आपकी सोच में फर्क आया? बहुत खूबसूरत बात कही आप। अगर आपकी सोच में फर्क आया है, अगर आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग हुए हैं, अगर आपके अंदर जो गुरुजी कहते थे दान, दया और ध्यान, अगर आपके अंदर कंपैशन आया है, अगर आपके अंदर थोड़ा मेडिटेशन करने का भी एक जज्बा आया है और थोड़ा चैरिटी करने का भी जज्बा अगर आपके अंदर आया है, तो फिर आप ज़रूर जुड़े हैं उनसे। अगर ये नहीं आया, अगर आप एक इंसान के रूप में बदले नहीं, तो फिर मैं समझती हूँ कि वो शायद ऊपरी हो सकता है। गुरुजी से जुड़ने के बाद और शांत हो गई हूँ और काम हो गई हूँ। कभी कभी कुछ वहम हुआ करते थे दिल में, सारे वहम निकल गए। अब कोई वहम नहीं करती, किसी चीज़ का कोई वहम नहीं है। इवॉल्व हुई हूँ, बेहतर इंसान बनी हूँ, बहुत इजीली माफ़ कर देती हूँ। जो पहले थोड़ा सा मुश्किल होता था कभी कभी, अब माफ़ कर देती हूँ कि एक लेट गो वाली फील। हाँ जी, जाने जी, दीजिए, हाँ जाने दीजिए। महाराज देख लेंगे। महाराज हैं, वो तो हैं ही और वो साथ हैं और हर कदम पे लगता है कि साथ हैं। और आज उनके साथ ऐसी जुड़ी हूँ कि एक भी कदम उनके बगैर उठाना मुश्किल लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो दिल की बातें जो शायद अपनी माँ से भी ना कह पाई या किसी बहुत करीबी दोस्त से ना कह पाई, वो गुरुजी से कहती हूँ। तो ये मुझे लगता है मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मुझे एक बहुत अच्छा और सच्चा दोस्त भी मिला है गुरुजी के रूप में। जी राधिका जी, हाँ, आपको देख के ही अंदाज़ा होता है आप ब्लेसिंग रेडी हैं। गुरु महाराज से आप जुड़े, लेकिन उससे पहले की जो तैयारी थी आपकी, वो भी बहुत खूबसूरत थी। पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग से लेके म्यूज़िक से जुड़ाव जी, वहाँ पे वो म्यूज़िक के थ्रू वो जो क्लींजिंग प्रोसेस है जो अंदर से आई, और फिर फाइनली कल्मिनेटेड इन ए कॉल फ्रॉम महाराज। एब्सोल्युटली। और उसके बाद तो गुरु महाराज आपके हैं, आप गुरु के हैं, और बीच में कोई है ही नहीं जैसे। बस, और रोज़ उनसे यही कहती हूँ कि बस हाथ पकड़ी रखना। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, ओ यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। ये बोल मुझे बहुत पसंद है। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद है, चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद है, इनको खोकर कहीं जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया
क्या ना करो, आज जाने की जिद ना करो. Radhika ji, thank you so much for coming, talking to us, sharing your heartfelt emotions and sharing with us. Thank you. Jai Guruji. Jai Guruji. Thank you. Entire team of Blessing Ready is proud to be associated with Anything Will Do, a non-profit organization working towards humanity. If you would like to be associated with Anything Will Do, please follow the link given in the description below.